अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कमेंट्स किए, बड़ी खुशी होती है मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके लिए आज मैंने एक और केस प्रिपेयर किया है पुराने FCPS पार्ट 2 के थ्योरी पेपर में से, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है, अ 21-year-old unmarried woman is brought to the emergency department in coma. She is sweating, afebrile and tachypneic with fine basal crackles at the lung bases. She has bilateral extensor plantars but no other neurological deficit. She developed a generalized tonic-clonic fit which responded promptly to diazepam. Her hemoglobin is 13.5 gram per deciliter, TLC is 11,000 per cubic millimeter, ESR is 18 millimeter in first hour, sodium 142 milliequivalent per liter, calcium 2.3 millimole per liter, potassium 3 millimole per liter and serum bicarbonate 10 millimole per liter. अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, नंबर 2 व्हाट आर द 3 अदर कंडीशंस यू विल कंसिडर इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, नंबर 3 व्हाट 4 इन्वेस्टिगेशंस यू विल कैरी आउट, एंड नंबर 4 नेम 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर दिस पेशेंट। ठीक है, तो केस उन्होंने ये बताया आपको, 21-year-old यंग वुमेन है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए, उसको लेके आए हैं, कोमा में है, स्वेटिंग हो रही है लेकिन एफिब्राइल है, टिकैपनिक है और बेजल क्रैकल्स हैं उसके, ठीक है, लंग बेसिस में। बाइलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कोई नहीं है, यानी उसको मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी हुई भी है, ठीक है। शी डेवलप जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट, एक उसको हुआ, डायज़ेपैम दिया, ठीक हो गई, हीमोग्लोबिन उसका ठीक है, सोडियम 142 है, कैल्शियम उसका कम हुआ है, पोटेशियम 3 मिलीमोल है और सीरम बाइकार्बोनेट बहुत कम है, आप देख रहे हैं 10 मिलीमोल पर लीटर। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है ना, इसमें लग रहा है सैलिसाइलेट या एस्प्रिन पॉइजनिंग, ठीक है। क्यों है सैलिसाइलेट को आप क्यों कर रहे हैं? जितने भी पेशेंट आप देखें जिसमें हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ही पेशेंट आप देख लेना, उसमें सस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए सैलिसाइलेट पॉइजनिंग को, ठीक है। तो की फीचर्स इंक्लूड यंग वुमेन फाउंड इन कोमा, पॉसिबल इंटेंशनल ओवरडोज हो सकता है, कर ली हो इसने, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, टेकैप्निया है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, फाइन बेजल क्रैकल्स हैं अगर तो कैन अकर फ्रॉम नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा एंड सीवियर सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, हाइपोकैलीमिया उसका 3 मिलीमोल है और कैल्शियम भी कम है, मार्केट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, बाइकार्बोनेट 10 है, ठीक है। तो हर पेशेंट में जिसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रहा है उसमें आपको सस्पेक्ट करना चाहिए सैलिसाइलेट एसिड पॉइजनिंग, ठीक है। अब इसके ना हमें अच्छा दूसरे ये कि नॉर्मल टेम्परेचर डज नॉट एक्सक्लूड सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, हालांकि इसमें हाइपोथर्मिया भी मिल सकता है आपको, और एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्सेज जो हैं वो सीवियर मेटाबॉलिक टॉक्सिक एंसेफेलोपैथी में मिल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरवेंटिलेशन प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस पल्मोनरी फाइंडिंग्स एंड सीजर्स हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवियर सैलिसाइलेट पॉइजनिंग इंटॉक्सिकेशन। अच्छा, इसमें ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, मैंने लिखा नहीं है, सैलिसाइलेट जो है ना वो एस्प्रिन में, यानी कि एस्प्रिन में होता है सब सैलिसाइलेट, बिस्मिथ सब सैलिसाइलेट है, उसमें हो सकता है। तो इंटेंशनल या एक्सीडेंटल इंटॉक्सिकेशन अगर एक्यूट इंजेक्शन कर ले कोई 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाए सीरम में तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन भी हो सकती है ओवर सेवरल डेज़ कि आप ज़्यादा डोज एस्प्रिन की खाते रहे, तो इसमें तो है ना एक्यूट इंटॉक्सिकेशन 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो अगर, लेकिन जो क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन होती है उसमें 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में भी इस तरह के साइन सिम्टम्स जो हैं एक्यूट पॉइजनिंग के हो सकते हैं, ठीक है, क्रॉनिक ओवरडोज में। और दूसरे ये है कि इसमें साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे इंजेक्शन करते हैं तो गैस्ट्राइटिस होता है, उससे नौजिया वॉमिटिंग होती है। पेशेंट को अगर जल्दी ले आएँ तो आप जो है ना उनको चलेंगे ट्रीटमेंट में बता देती हूँ। असल में सैलिसाइलेट करता क्या है, उसका यानी कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या करता है, पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसको अनकपल कर देता है, जिसकी वजह से एनारोबिक
एनएरोबिक जो है मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो लैक्टिक एसिड जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देता है और जितना ज़्यादा एसिडोसिस होता है उतने ज़्यादा जो सैलिसाइलेट के आयंस है ना वो सेल के अंदर एंटर होते हैं। यानी कि आपको एसिडोसिस को जल्दी रिवर्स करना है वरना वो सारे सेल्स में जाते जाएंगे ना। तो बिल्कुल कम, अगर मतलब माइल्ड एसिडोसिस भी हो फिर भी उसको ट्रीट करना है। और दूसरे क्या है कि बहुत सारे कर्ब साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो भी इंटरप्ट हो जाते हैं सैलिसाइलेट से। तो इसमें मैंने बताया कि नोज़िया वॉमिटिंग इनिशियली हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, टेकेपनिया होता है, टैकीकार्डिया होता है और जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से। फिर उसके बाद जो है सीवियर पॉइजनिंग हो तो फिर एजिटेशन होती है, कन्फ्यूजन होती है, कोमा, सीजर्स, ये सब हो सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा हो जाता है नॉन कार्डियोजेनिक, जैसे इसमें बायलैटरली आपको बेसल क्रैकल्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, हाइपरथर्मिया, टिनिटस और फिर उसके बाद डेथ हो सकती है। ठीक है, अगर उसको रिवर्स ना करें आप। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई थोड़ी सी और साइंस सिम्टम्स। अब देख लेते हैं क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब उन्होंने पूछा, अब देखें इसमें जो ये पेशेंट है ना, यहाँ पे आप फिर देखें कि इसको क्या हो रहा है, कोमा में है, स्वेटिंग हो रही है, टेकेपनिक है और बायलैटरल एक्सटेंसिव प्लांटर्स हैं। और जो इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें बाइकार्बोनेट 10 है। तो इसमें जो है टेकेपनिया और टैकीकार्डिया इस तरह से तो पेशेंट जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी इसी तरह से आता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसको आप इसमें एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। तो एक आपकी डिफरेंशियल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की होनी चाहिए, यानी कि टाइप 1 डायबिटिक होगी ये पेशेंट, शायद इसको कीटोएसिडोसिस हो गया हो। ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कोमा, टेकेपनिया को स्मॉल रेस्पिरेशंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मे हैव डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वुड एक्सपेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया इन कीटोन्यूरिया। तो आप उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके देखेंगे और यूरिन में कीटोन देखेंगे या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड उसमें देख लेंगे आप ब्लड में। दूसरे मिथनॉल पॉइजनिंग में भी ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रोड्यूस करती हैं ना चीज़ें, वो आपको इसमें कंसिडर करनी होगी। मेथनॉल पॉइजनिंग में भी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती है, सीजर्स, कोमा होते हैं, कोमा हो सकता है, विजुअल सिम्टम्स होते हैं उसमें मेथनॉल पॉइजनिंग में। लेकिन चूंकि ये पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑब्टेन नहीं हो रही है उस चीज़ की। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग नंबर 3 इसकी डिफरेंशियल है। सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसमें भी सीजर्स हो सकते हैं, कोमा हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया में अकर ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्मेशन, रीनल इंजरीज कॉमन इसमें। ठीक है, अदर रीजनेबल डिफरेंशियल्स इंक्लूड सेप्टिक शॉक, उसमें भी लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा होता है, यूरीमिया एंड अदर टॉक्सिक इंजेक्शंस। ठीक है, तो आप कंफर्म कैसे करेंगे? पहले आप जो है सीरम सैलिसाइलेट, अगर आप ज़्यादा सस्पेक्ट कर रहे हैं, सीरम सैलिसाइलेट लेवल्स करवा लें। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर सीरम में आ गए तो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग को कंफर्म कर रहे हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराया आपने, डिफाइन द एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस, टिपिकली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है विद अंडरलाइंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ब्लड ग्लूकोज एंड यूरिन ब्लड कीटोन्स कराएंगे ना आप कीटोएसिडोसिस को, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए, तो आपने वो करा लिया। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन कराएंगे इंक्लूडिंग सीरम ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलर गैप, हेल्प्स डिटेक्ट मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड अदर टॉक्सिक एल्कोहल इंजेक्शन। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें क्या था कि पता नहीं दिमाग से निकल गया मेरे, क्या शायद आगे मुझे याद है। एडिशनल यूजफुल इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी? यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, ईसीजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे फॉर पल्मोनरी एडिमा, यूरिन एनालिसिस, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये सब कर लिया आपने। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ उन्होंने पूछी हैं, 2 बता दो। तो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में जो है ना, पहला तो है, हाँ मैं क्या याद आ रहा था मुझे, इसमें जो है ना, जो सैलिसाइलेट है जो ब्रेन में जाता है ना, तो वो शुगर को कम कर देता है, यानी कि सेरिब्रल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और आपको सीरम में ग्लूकोज नॉर्मल भी मिल सकता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट में ना हम ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज वाले फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। सीवियर सैलिसाइलेट
पॉइजनिंग में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। एक तो एल्कलाइनेजेशन ऑफ यूरिन अगर कर दें आप, यानी अगर यूरिन एल्कलाइन होगा तो सैलिसाइलेट के जो आयंस हैं ना वो ट्रैप हो जाएंगे यूरिन में और एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे उसको, 2 एम्प्यूल लेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के और उनको यानी कि 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिली इक्विवेलेंट, और उसको आप डालेंगे 5% 1000 ml डेक्सट्रोज वाटर इन 0.2% सेलाइन, और उसको हम इंट्रावीनसली देंगे एट रेट ऑफ 150 to 200 मिलीलीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अगर पेशेंट को ऑलिक यूरिया ना हो और उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ ना हो यानी कि उसको हाइपरकलीमिया ना हो, तो आप हर 1 लीटर में 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड भी डाल देंगे। ठीक है, 1 से 2 एम्प्यूल। क्यों डालेंगे वो, क्योंकि अगर हाइपोकैलीमिया हो तो रीबाउंड एसिड यूरिया होता है, यानी कि आप अगर देंगे भी सोडियम बाइकार्बोनेट तो अल्कलाइनेजेशन नहीं होगी जब तक आप पोटेशियम को सही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको डालेंगे ताकि जो है ना वो जो सैलिसाइलेट आयंस हैं वो यूरिन में जो है वो बाइंड करके और एक्सक्रीट होने लगें। तो पहला तो यूरिनरी अल्कलाइनेजेशन है, और दूसरा क्या है इसकी ट्रीटमेंट मॉडल, और दूसरे नंबर पे आप इसको ग्लूकोज के डेक्सट्रोज वाटर वगैरह फ्लूइड देंगे जैसे हम इसमें भी दे रहे हैं। तीसरे में जो सिवियर पॉइजनिंग होती है ना, अच्छा एक चीज़ और है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपने देखा है, जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हम अगर 7.0 से कम हो पीएच तब देते हैं हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट, वरना नहीं देते। लेकिन इसमें सैलिसाइलेट पॉइजनिंग अगर आपने कंफर्म कर लिया है तो आपको 7.3 भी अगर है पीएच, फिर भी आपको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट देना है अल्कलाइनेजेशन के लिए, इसलिए कि अगर एसिडोसिस होगा तो एसिडोसिस जो है वो इंक्रीज़ करता है एंट्री सैलिसाइलेट आयंस की सेल के अंदर, तो वो ज़्यादा अनकपलिंग करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो सिवियर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, होती रहेगी अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे एसिडोसिस को। सही है। तीसरा क्या करेंगे आप कि इसमें तो 2 ही पूछे हैं, तो ग्लूकोज आप बीच में से मतलब हटा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है कि सिवियर पॉइजनिंग अगर हुई है 100 मिलीग्राम सैलिसाइलेट का लेवल आ रहा है तो सीरम में, तो आप ना, और पेशेंट का मेंटल स्टेटस जो है बहुत डिसोरिएंटेड के बाद कोमा की तरफ जा रहा है वो और सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है अगर, तो ये इंडिकेशन होती है डायलिसिस की। ठीक है, तो डायलिसिस उसकी करनी चाहिए। तो पहला हो गया हमारा यूरिनरी अल्कलाइनेजेशन और दूसरा है हीमोडायलिसिस। इंडिकेटेड इन सीवियर पॉइजनिंग स्पेशली व्हेन देयर इज कोमा और ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, सीजर्स, pulmonary edema, severe metabolic acidosis, renal failure, very high serum salicylate levels. In this patient, the presence of coma, seizures, pulmonary crackles suggestive of pulmonary edema and severe metabolic acidosis, bicarbonate जो है इसके 10 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, would make hemodialysis strongly indicated. इसके अलावा अगर पेशेंट आता है जल्दी तो उसको जो है आप गैस्ट्रिक लवाज करते हैं और उसमें एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल टू एस्प्रिन 10:1 का वो है रेशो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड चारकोल देना है, तो विदिन 24 आवर्स आप एवरी 2 to 4 आवरली उसको एक्टिवेटेड चारकोल देंगे और ये जो टोटल बावल इरिगेशन आप करेंगे। ठीक है, फिर अल्कलाइनेजेशन कर देंगे आप यूरिन की, ग्लूकोज के फ्लूइड्स देंगे और जो है फिर अगर इंडिकेशन होगी तो आप डायलिसिस करवा दें, तो यू कैन सेव द पेशेंट। रेफरेंस इसका मैंने लिया है करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट 2025 के एडिशन से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा केस है और हमेशा जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको ये
ज़रूर सस्पेक्ट करना चाहिए पेशेंट का। आप हिस्ट्री लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को जो है वो आप ज़रूर एक्सक्लूड करें जब आप शुगर कराएंगे और कीटोन देखेंगे, कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। किसी ने मुझे लिखा है कि हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, तो वो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने अभी कोई और सा प्रिपेयर किया हुआ है, वो मैं करूँगी, फिर आपका मैं बनाऊँगी ये केस और फिर मैं करूँगी, तो उसमें तकरीबन 1 महीना तो लग ही जाएगा शायद। ठीक है, तो प्लीज़ पेशेंटली वेट कर लें। और मैं सोच रही थी अभी हमने ये किया सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और मेथनॉल पॉइजनिंग भी मैं करवा दूं आपको। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि शायद मेथनॉल पॉइजनिंग का एक केस था पुराने आप CPS के पेपर्स में, जो मैं काफ़ी पहले आपको करा चुकी हूँ, तो मैं वो उसको मैं देखूँगी और इथाइलिन ग्लाइकोल की करा के उसमें मैं आपको ना रेफरेंस डाल दूँगी। ठीक है, तो ये ताकि आपके तीनों चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरीके से आप इनको रिवाइज़ कर लें। फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट, वो तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं हमारे पास इमरजेंसी में ना, तो उसको भी कर लेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।